एरर एनालिसिस, मैंने जैसे कि बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल इसका क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में। और ये वाला जो ना, इसकी 2 ही क्लासेज हैं, ये दोनों क्लासेज अगर आप कर लेते हो तो इसका एग्जाम में क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। इसकी जो 2 DPPs हैं, ये वाली जो दोनों DPPs हैं, आपको ये वाली कर डालनी है, ठीक है ना, ये दोनों DPPs कर डालनी है, ठीक है ना। क्या कह रहे हो? आज नहीं, आज एक ही करवाएंगे, 1-2 क्लास है, मतलब कहने का मतलब ये 2 क्लासेज हैं, 2 DPPs हैं, ये कर ली, यानी कि एरर क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना। इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सुनो, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस मतलब एरर को। पहली बात तो एरर होता क्या है, सुनो आप, एरर क्या होता है कि यार जब भी आप कोई भी मेजरमेंट करते हो तो उसमें एक एरर जरूर आएगी। जब भी आप एक मेजरमेंट करोगे तो आप उसके अंदर एक एरर जरूर आती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक लेंथ थी, मतलब मान लो लेंथ तो थी सपोज 2.562, ठीक है ना, ये थी, आपने मेजरमेंट कर ली मान लो 1.321, ये मेजरमेंट की, तो बताइए इसमें एक डिफरेंस आएगा ना। ये मतलब सपोज ये थी मेजर्ड वैल्यू, ये थी एक्चुअल वैल्यू सपोज पहले वाली, ठीक है ना। पहले वाली क्या है बताइए, यहाँ पे ये है मान लो एक्चुअल, ठीक है ना, ये है एक्चुअल, और नीचे वाली क्या है मान लो मेजर्ड। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे क्या बोलोगे बताइए आप यहाँ पे, एरर। और एरर के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो एरर होता है ये डिफरेंस होता है मेजर्ड माइनस एक्चुअल का, ना कि एक्चुअल माइनस में मेजर्ड का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें ना बच्चे यही गलती कर देते हैं, इसमें जो कन्फ्यूजन आता है ये मेजर्ड माइनस एक्चुअल होता है। मैं एक बार कंफर्म कर रहा था उसमें देख के, मेजर्ड माइनस एक्चुअल होता है। जो एरर होता है हमेशा ही मेजर्ड वैल्यू माइनस में एक्चुअल वैल्यू, ये हमेशा डिफरेंस होगा। दोनों का जो डिफरेंस है उसी को एरर कहेंगे, ठीक है ना। मेजर्ड माइनस एक्चुअल, सुनो आप इसमें देखो एक्चुअल तो बड़ा है और मेजर्ड छोटा है, तो नेगेटिव में आ जाएगी एरर, ठीक है ना। एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है ना। मान लो कि मेजर्ड वैल्यू है 2.32 और एक्चुअल वैल्यू है सपोज 2.31, ठीक है ना। ये तो है सपोज मेजर्ड और ये सपोज एक्चुअल, M फॉर मेजर्ड, A फॉर एक्चुअल, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए, 0.01। ये क्या आ गया बताइए, एरर आ गया। एरर कैसे आ गई इसमें, ये पॉजिटिव एरर कैसे आ गई, यहाँ पे पॉजिटिव एरर आ गई। इसी प्रकार एरर नेगेटिव भी आ सकती है। समझ आ गई बात आपको, एरर का मतलब समझ गए यार। ये पता है क्या, पहली बात तो ये जो टॉपिक है ना, ये मेजरमेंट को लेके बनाया गया है। आप ना ये समझ जाना कि इस टॉपिक की बात हो रही है तो मेजर, देखो एक होता है मेजरमेंट, एक होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो होगी मतलब जो हम सोल्व करते हैं वो। मेजरमेंट वर्ड होता है जब कोई एक्सपेरिमेंट करके मेजरमेंट की जाती है। जैसे कि आपने मीटर ब्रिज का यूज किया। मीटर ब्रिज क्या काम आता है, किसी को पता है मीटर ब्रिज क्या काम आता है? टू डिटेक्ट दैट करंट इज प्रेजेंट और नॉट। ये तो मीटर ब्रिज का यूज नहीं है। मीटर ब्रिज का यूज क्या होता है भाई? हाँ जी, क्या होता है मीटर ब्रिज का यूज? क्या होता है मीटर ब्रिज का यूज? इधर वाले, मीटर ब्रिज का यूज क्या होता है? हाँ जी, मीटर ब्रिज का यूज ही नहीं पता। हाँ शाबाश, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने में यूज होता है। एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है ये निकालने में यूज होता है। अब एक बात बताइए, जो रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है वो मेजर की जाती है, वो कैलकुलेट नहीं की जाती। मीटर ब्रिज पेपर में एग्जामिनर आपको कभी ये नहीं कहेगा कि लो मीटर ब्रिज रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करो, ये वर्डिंग ही गलत है। उसकी कैलकुलेट करना तो कॉपी पेन से कैलकुलेट करना होता है, वो कहेगा मेजर करो, ठीक है ना। मेजरमेंट एक्सपेरिमेंट करके मेजर करना होता है, उसमें एरर आने की पूरी संभावना रहती है। जैसे कि मान लो मैंने आपको कहा कि ये स्केल है, जैसे इस स्केल का यूज करके, ये स्केल है, इसका यूज करके लेंथ मेजर करो, तो वो मेजर होएगी, वो कैलकुलेट नहीं होएगी। समझ आ रही है बात आपको? मेजरमेंट और भी बहुत सारी हो सकती है। जैसे पोटेंशियोमीटर का यूज क्या होता है, कोई बताएगा पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है? हाँ भाई, पोटेंशियोमीटर का यूज कई सारे आकाश वगैरह में पढ़ के आए थे। आकाश वाले कौन है? हाँ जी, पोटेंशियोमीटर का यूज बताओ। जय हो आकाश की। क्या कह रहे हो? स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने में, डिटेक्ट करने में। आप कहाँ से पढ़े हो? कहीं से नहीं? क्या फिर क्या पता आकाश वालों की नहीं बता पा रहे, आप कैसे बता पाओगे? बताओ। मतलब कोई बात नहीं, आपको पता तो सकता था, कोई बात नहीं, लेकिन ये गलत है। हाँ जी, ये गलत है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने में, ये चीज़ भी गलत है, ठीक है ना। पोटेंशियोमीटर का यूज़ क्या होता है? हाँ जी, ये बात सही कह रही है।
बीच बीच में का देखिए इंसल्ट हो जाएगा, वो दिल पे मत लेना भाई, ठीक है ना। देखो मैं क्या बता रहा था कि एक्चुअल में इसका काम होता है बैटरी का ईएमएफ निकालने में, ठीक है, सही आंसर है बैटरी का ईएमएफ। इसके कई सारे यूज है, मेनली 3 यूज होते हैं इसके। एक होता है बैटरी का ईएमएफ निकालने में, मतलब मेजर करने में, मेजर बोलेंगे। एक 2 बैटरीज के ईएमएफ का रेशियो निकालने में, और तीसरा होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी निकालने में, ठीक है ना। निकालने में नहीं, मेजर करने में। यहाँ पे मेजर वर्ड बोलना होता है यार, उसमें मेजरमेंट होती है। कहने का मतलब ये है कि उसके भी 3 यूज हैं, उसमें मेजरमेंट है, मतलब उसके अंदर भी। समझ आ रही है बात आपको? अच्छा एक बात बताइए आप, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास सपोज ये वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर का यूज बताएगा क्या होता है? वर्नियर कैलिपर क्या चीज मेजर करने भी मेजर करेगा, कोई भी डिवाइस होगा तो क्या ये मेजर करेगा? हाँ भाई, इसका यूज क्या है वर्नियर कैलिपर का? वर्नियर कैलिपर का यूज देखो सुनो आप ध्यान से, ये इसका काम क्या होता है, ये वर्नियर कैलिपर है, इसे काम कई सारे होते हैं। इससे ना एक सिलेंडर की डेप्थ पता लग जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि ये बॉक्स है, इसकी डेप्थ निकालनी है, तो यहाँ पे जो ना ये ऐसे इसके अंदर डाल के इसको, और यहाँ से रीडिंग ले लेनी होती है, इसकी डेप्थ पता लग जाएगी। एक सिलेंडर का डायमीटर पता लग जाएगा इससे, ठीक है ना। जैसे कि एक सिलेंडर है, मतलब मान लो ये वाला सिलेंडर है मेरे पास, मैं इसका डायमीटर बता सकता हूँ कितना है। यहाँ ऐसे फिट कर दो, फिट कर दिया इसके अंदर, और यहाँ से रीडिंग ले लिया आपने। फिर यहाँ से रीडिंग चेक करना सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। वर्नियर कैलिपर एक टॉपिक है, पेपर में आजकल आता है बहुत, एक स्पेशल क्लास होगी इसकी। तो कहने का मतलब डायमीटर से निकल जाएगा। इवन इससे हम लोग जो ना किसी चीज़ की थिकनेस भी निकाल सकते हैं, थिकनेस भी निकाल सकते हैं। जैसे ये वाली जो थिकनेस है इसकी, वो निकाल सकते हैं, ये थिकनेस भी निकाल सकते हैं एग्जैक्ट कितनी है। यहाँ पे फिट कर दो, यहाँ से रीडिंग ले लो फिर, ठीक है। तो इसके कई सारे यूज़ हैं। तो कहने का मतलब, और स्क्रू गेज, स्क्रू गेज भी यही काम करता है। स्क्रू गेज, जैसे कि अगर मैं स्क्रू गेज की बात करूँ यहाँ पे, तो इसमें स्क्रू गेज, ये रहा स्क्रू गेज का यूज़ क्या होता है, ये स्क्रू गेज है, तो इसके भी सेम यूज़ हैं, लेकिन ये ना ज़्यादा मतलब एक्यूरेट वैल्यू देगा ये वाला, ठीक है ना। सबसे कम एक्यूरेट, सबसे ज़्यादा एरर के जो चांसेस होंगे वो इसमें होते हैं स्केल में। उससे कम, उससे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सा देगा, ये, और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन सा देगा, ये वाला, ठीक है ना। ये फ़र्क होता है तीनों में। हालांकि तीनों ही लेंथ मेजर करने में यूज़ हो सकते हैं। तीनों में अगर आप ये कह देते हैं सर ये भी लेंथ मेजर करने में, ये भी लेंथ मेजर करने में, ये भी लेंथ मेजर करने में, तो आप गलत नहीं थे, तो भी आप सही थे। ये मतलब ये बस इसका एक्स्ट्रा यूज है, डेप्थ, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ये सब ये तो एक्स्ट्रा यूज आ गया, ठीक है ना। एक कंचा गोली है, मतलब जो कंचा गोली नहीं होती एक, वो जो उसका डायमीटर अगर निकालना है तो इससे भी निकल जाएगा और इससे भी निकल जाएगा डायमीटर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कई सारे यूज़ हैं। ये ना ये हम सीखेंगे पेपर में, इसके इनके क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत। ये टॉपिक भी छोड़ने वाले नहीं है, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना। अब सुन लो अगली बात, एक टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर है, वो भी छोड़ने वाला टॉपिक नहीं है। इनको मतलब जो है ना, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि ना इनके अंदर ये एक ऐसे टॉपिक बन चुके हैं जिनमें से क्वेश्चन आने की संभावना 90% है, जो मैंने अभी टॉपिक्स के नाम लिए। अब सुनो, जिनको ज़्यादातर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। अब सुनो यार, मैं ये बता रहा था कि फिजिक्स में मेजरमेंट होती हैं। ये जो मैंने डिवाइसेस बताई, ये मेजर कर रहे हैं, ये फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, ना ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं बताइए, मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिजिक्स में और मेजरमेंट किस चीज़ की हो सकती है, बस मेन मेजरमेंट तो यही वाली होती है, ठीक है ना। मेजरमेंट यही होती है। अब सुनो आप, जैसे कि आपने मेजरमेंट कर ली, ठीक है ना। ये मेजरमेंट जब सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग एक्सपेरिमेंट, मतलब मान लो मैंने सबको मीटर पीस दिया और सबको मीटर पीस दे के मैंने कहा कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो सारे बच्चे अलग अलग आंसर देते हैं। कोई ना कोई फॉल्ट, सब कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। उसकी गलती के कई सारे कारण हो जाते हैं, उसकी एरर के कई सारे कारण हो सकते हैं एरर आने के। एक तो एरर हो सकती है किसी का इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब हो, किसी का इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब हो जाए, मतलब मान लो कि उसका जो मीटर पीस है वो सही से काम नहीं कर रहा, उसके नट बोल्ट ढीले हैं, मतलब मान लो, ठीक है ना। तो उस वजह से गलती हुई है, तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। एरर भी 3 टाइप की होती हैं अब, ठीक है ना। जिसका डिवाइस ही ख़राब है, नट बोल्ट ढीले हैं, कोई डिफ्लेक्शन सही से नहीं आ रहा कि सर ये डिवाइस, दूसरा डिवाइस दो मुझे, ठीक है ना। ऐसा अक्सर होता है, स्कूलों में आधे डिवाइस ख़राब होते हैं, ठीक है ना। कईयों में तो बिल्कुल वो बीच में वो पत्तियाँ वगैरह वो सब, यानी जो चीज़ जरूरी है बिल्कुल वो भी नहीं होती। बच्चे तो भी आंसर निकाल देते हैं उसके अंदर, कैसे कैलकुलेटर, डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा उसमें, बच्चा पीछे पड़ जाता, नहीं सर मैंने किया, सर कैलकुलेटर नहीं, एक्सपेरिमेंट करके देखा, हाँ सर मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा फिर निकाल लिया, तूने एक्सपेरिमेंट करके कैसे दिया, इसमें डिफ्लेक्शन ही नहीं आ रहा। तो इसके अंदर जो है ना, कहने का मतलब उसमें जिस बच्चे को नॉलेज है वो कह देगा कि इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब डिवाइस में ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गलत आंसर आ रहा है। तो अगर ऐसा है
और उसकी वजह से गलती हो रही है, डिवाइस में प्रॉब्लम होने की वजह से, तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। और दूसरा होता है रैंडम एरर, जिसका रीजन ही नहीं पता, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, उसका रीजन एक्सटर्नल कंडीशंस भी हो सकती हैं, उसका रीजन ये हो सकता है कि बाहर का टेम्परेचर चेंज हो गया हो, और बाहर का टेम्परेचर चेंज होने की वजह से रीडिंग गलत आ रही है। मतलब एक वायर का रेजिस्टेंस है, वो निकालना था आपको, बाहर टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है तो वायर का टेम्परेचर भी ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, तो वो बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस आ रहा है। सर्दियों में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो रेजिस्टेंस कम आ रहा है। समझ आ रही है बात आपको? अब जैसे कि सपोज मतलब मान लो प्रेशर मेजर करना है, तो ह्यूमिडिटी वगैरह की वजह से प्रेशर चेंज हो गया एटमॉस्फेयर का, उस वजह से ही गड़बड़ आंसर आ रहा है। सपोज कहने का मतलब ये है यार कि सीधी सी बात है कि मेजरमेंट में एरर आ सकती है। एक ऐसी एरर भी होती है जिसमें रीजन नहीं पता होता, उसको बोलते हैं रैंडम एरर। एक होती है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर वो होती है ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, उसमें ना ऑब्जर्वर ही बेकार है, मतलब ऑब्जर्वर जो है ना उसको करना नहीं आता सही से, या फिर वो गलती करता है, मतलब वो कैसी गलती कर रहा है, जल्दबाजी में गलती कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस एरर। खैर एनीवे, मैंने आपको क्या बताया सुना, पहले तो बेसिक बात क्या, एरर क्या होता है। सबसे पहली बात तो मैंने ये बताई, एरर क्या होती है बताइए। मेजर्ड वैल्यू माइनस में एक्चुअल वैल्यू, और मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में फ़र्क समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे मान लो कि मैं ये कहूँ कि भाई किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी थी, इसकी लेंथ मेजर करनी है, ठीक है ना। कोई भी एक स्टूडेंट जो है ना इसकी लेंथ मेजर करके दिखा दो, ठीक है ना। आप आ जाओ एक बार यहाँ पे, आपको आना, इसकी लेंथ मेजर करके बता दो, यहाँ पे आगे इसकी लेंथ मेजर करके मुझे एग्जैक्टली बताओ क्या आंसर आएगा। देखो एक बार को, एक बार बताओ आपने जो शुरुआत की है वो यहाँ से शुरुआत की या फिर इससे शुरुआत की है? बिल्कुल ये जो यहाँ से नहीं करनी होती, यहाँ से करनी होती है, ठीक है ना। ग्रॉस एरर, ऑब्जर्वर में ही दिक्कत है, दिक्कत ऑब्जर्वर में है, ठीक है ना। चलो जी अब बताओ दोबारा से। फोर 4.8 एक बार को चेक करते हैं। आप ना ध्यान से देखिए, ये बताओ कि ये 4.8 से जस्ट थोड़ा सा आगे गया हुआ है या थोड़ा सा पीछे है, एग्जैक्टली 8 पे है। एक बार ये देख के बताओ दोबारा से, एग्जैक्टली 4.8 से थोड़ा सा आगे गया हुआ ये जो शेल है, या फिर ये पीछे है तो ये एग्जैक्टली 8 पे है। एग्जैक्ट है, उधर से सही लगा हुआ है, देखो एक बार उधर से, वो इधर भी एग्जैक्ट है, देखा ना एक बार। ये अपना तो ऑब्जर्वर ढीला लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, सुना, चलो कोई बात नहीं। आप जो है ना इसके अंदर मान लो, एक बार दोबारा करना अब आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ से मेजरमेंट कर रहा हूँ, सुनो, और ये एग्जैक्टली ना यहाँ पे रखना है पहले, बिल्कुल इसके साथ मैच करना है, और फिर बिल्कुल दोबारा रखा, एक बार और रखो इसको ना, इस लाइन पे रख लो आप, ताकि ना मतलब ठीक है। अब दोबारा करो, ये लो। सेल खराब क्यों हुआ? ना कोई बात नहीं, फोर 4.7 आ रहा है। थोड़ी देर पहले क्या बोला इसने? थोड़ी देर पहले बताया 4.8 बोला इसने, और अभी क्या बोल रही है? 4.7। अभी बदल गई थोड़ी देर में, सेम ऑब्जर्वर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब सुन लो, ठीक है, अभी रुको, अभी तो देखना आप, वहाँ पे काम करना, यहाँ से मेजरमेंट करो आप, इस बार यहाँ से मेजरमेंट करनी है, मतलब दोबारा से मेजरमेंट करनी है। अब दोबारा बताना है कितना आ रहा है, और एग्जैक्ट बताना है, मतलब 7 से आगे है, 8 से आगे है, 7 से पीछे, एग्जैक्टली ऐसे बताना, और कितना पीछे है ये बताना आपको। 7 8 के बीच में
पहले क्या था 4.8 और एग्जैक्ट 4.8 ही बोल रही थी, एग्जैक्ट 4.8। अभी क्या आ रहा है बताइए, फिर क्या है 4.7 और फिर क्या आ रहा है अभी 7 और 8 के बीच में। अभी कोई दीनमान है कि नहीं है? सुनो आप, इसके अंदर जो है ना, ठीक है, इसके अंदर ना, गुड बैठ जाओ, बहुत अच्छे, अभी दोबारा बुला सकते हैं। देखो सुनो आप, इससे ये पता लगता है, देखो पहली बात तो गलती इसकी नहीं है, ठीक है ना, गलती इसकी नहीं है, क्योंकि ना होता ही है ऐसा। इसके अंदर सारे स्टूडेंट्स को मेजरमेंट करने के लिए दिया जाएगा, कोई कहेगा 4.8 से हल्का सा आगे है, कोई कहेगा 4.8 से हल्का सा पीछे है, सब अलग अलग बताने वाले हैं। और जब रियल में जब एक्सपेरिमेंट करते हो आप, लैब के अंदर प्रैक्टिकल करते हो, तो आंसर अलग अलग आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आंसर जो है ना हल्का सा वेरी करेगा ही करेगा, सेम स्टूडेंट भी एक्सपेरिमेंट है तो भी हल्का सा। और एक बार बताएं, अब ये जो प्रॉब्लम आ रही थी, आंसर हर बार अलग अलग आ रहा था, इसका रीजन आपको क्या लगता है? आपका नाम क्या था? टीना नाम है ना? टीना, आप ये बताओ कि इसका रीजन क्या लगता है, वो क्या रीजन है इसका कि ये आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? मैं रीजन हूं इसमें? मैं कहां से रीजन हो गया भाई? ये तो पहली बार सुना है, मैंने क्या कर दिया था? चलो कोई बात नहीं। देखो इसके अंदर जो है ना, यार सुनो, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर मैं रीजन नहीं हूँ, इसके अंदर इसका रीजन जो है ना, और कोई रीजन, चलो मेरे अलावा और कोई रीजन बताओ। पंखा, हवा की वजह से ये स्केल डिफ्लेक्ट हो रहा है। सुन लो, और कोई रीजन, और क्या रीजन हो सकता है? रीजन क्या हो सकता है और इसका? सोचो रीजन क्या, आप सोचो क्या रीजन हो सकता है इस चीज का, ये गलत क्यों बता रही है? सुन आप, हाँ जी, किसी को पता रीजन क्या हो सकता है? रीजन इसका किसी को रीजन नहीं पता? रीजन नहीं पता तो समझ लो ये रैंडम एरर है। कौन सी एरर है? अभी फिलहाल सबके लिए रैंडम एरर है, ठीक है ना, क्योंकि रीजन भी नहीं पता। अगर आंसर तो ये ना, मतलब इसने सही से ही मेजरमेंट नहीं करना, मतलब ऑब्जर्वर को सही से नहीं करना आता, इन्हें सही से देखा नहीं हो तो ग्रोस एरर होगी। ऑब्जर्वर में ही प्रॉब्लम हो तो, ऑब्जर्वर में प्रॉब्लम अगर है तो कौन सी एरर है? ग्रोस एरर। और अगर इसका रीजन, किसी को रीजन नहीं पता, उसने बहुत केयरफुली किया है, बहुत ध्यान से किया, बहुत एनर्जी दिमाग लगा किया, फिर भी गलत आ रहा आंसर, तो इसका मतलब कौन सी एरर होगी? रैंडम एरर। और मान लो रीजन का पता हो हमें, ठीक है ना, इसका जो रीजन है, इसका रीजन मान लो कि इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है। अगर ये वैसे इसका रीजन मैं बताऊं क्या था, ये जो सेल है ना, ये सेल यूनिफॉर्म नहीं है, इसकी लेंथ इधर से अलग है, इधर से अलग है, इधर से अलग है, ठीक है ना। इसका रीजन ये था जो किसी को नहीं पता था, मुझे पता था इसका रीजन, ठीक है ना। तो ये मेरे लिए सिस्टमेटिक एरर है, क्योंकि मुझे रीजन पता है इसका, मुझे रीजन पता है। अगर इसको रीजन पता होता, कहते कि सर ये स्केल ही खराब है, देखो टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, उसकी वजह से गलत आ रहा है, तो फिर मतलब जो है, तो भी ये इसके लिए सिस्टमेटिक एरर होती है। और सपोज वही प्रॉब्लम होती तो, या फिर कैलिब्रेशन में प्रॉब्लम है, कैलिब्रेशन मतलब मान लो 2 के बाद 3 तो है ही नहीं, 2 के बाद सीधा 4 आ गया, तो वो भी क्या है बताइए ऐसे केस में? सिस्टमेटिक एरर। मतलब रीजन पता होना चाहिए, जो भी कोई इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है वो सिस्टमेटिक एरर होती है, ठीक है ना। खैर आपको फर्क समझ में आ गया तीनों में। आपको इसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आया था इस बार ये पूछा गया था ग्रोस एरर क्या होती है, ग्रोस एरर किस वजह से होती है, तो ये होता है इसमें ऑब्जर्वर की प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। इसके अंदर देखो समझते हैं, इसको आगे लिखते हैं हम लोग। पहली बात तो एरर, तो इसे फॉर्मूला पता लग गया। आपको करना क्या है कि आप एक बार जो है ना, ये एक तो ये याद कर लो, ये बॉक्स, ये इसको बॉक्स में बंद कर लो, ठीक है। और अब सुनो एक और चीज, एरर 3 टाइप की होती है, एरर 3 टाइप की होती है। एक होती है सिस्टमेटिक, एक होती है रैंडम, और एक होती है ग्रोस एरर। सिस्टमेटिक एरर कौन सी होती है बताइए? हुज रीजन इज नोन, इसका कारण पता होता है। और मेनली इंस्ट्रूमेंटल एरर इज सिस्टमेटिक एरर। ऑल इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, all instrumental errors, all instrumental errors are
सिस्टमेटिक, ठीक है ना। और इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? बाय टेकिंग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। इट कैन बी मिनिमाइज्ड या रिमूव्ड, इट कैन बी मिनिमाइज्ड by taking more accurate instrument। बस इसके बारे में इतना याद कर लो। अब सुन लो भाई, दूसरी एरर कौन सी होती है बताइए? रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती है? सुनो आप, रैंडम एरर क्या होती है बताइए? जिसका रीजन हमें पता ही नहीं होता। हुज रीजन इज नॉट नोन। जिसका कारण हमें पता नहीं होता। इसे कैसे करें फिर? इसमें अब ये क्या करें? मान लो इसको प्रैक्टिकल में एग्जामिनर ने यही कह दिया कि भाई प्रैक्टिकल में 30 नंबर लग जाएंगे, ठीक है ना, और इसकी लेंथ मेजर करके बता दे बस, ठीक है ना। अब ये क्या कर रही है? अलग अलग जगह से मेजरमेंट कर रही है। कभी तो आ रहा है 4.7, कभी आ रहा है 4.8, कभी लग रहा है इसको 4.72 है, 7.5 है, बीच में लग रहा है जैसे। तो क्या करें? इसका तो हर बार आंसर अलग लगा रहा है। एक बार यहाँ से मेजर किया, फिर ऐसे करके मेजर किया, फिर ऐसे करके मेजर किया, फिर दूसरा स्केल ले लिया, उससे मेजर किया, और एग्जामिनर ने बोला भाई एक्यूरेट बताना है तो ही नंबर लगेंगे। और ये क्या कर रही है? हर बार अलग अलग तरीके से मेजर कर रही है, हर बार आंसर अलग लगा रहा है। तो ये क्या करे? और उसको रीजन भी नहीं पता किस वजह से आ रहा है। तो इसका एक ही इलाज है फिर। ये क्या करे कि 4-5 वैल्यू निकाल ले, और वो 4-5 वैल्यू निकाल के उनका अर्थमेटिक मीन ले ले, और एग्जामिनर को कहे कि सर देखो मेरा हर बार आंसर अलग लगा रहा था, मैंने 4 वैल्यूज ली और इनका अर्थमेटिक मीन लेके आंसर निकाल दिया। एग्जामिनर को वो सही मानना पड़ेगा। उस एग्जामिनर को ये मानना पड़ेगा इसको प्रॉपर नॉलेज है, उसको 30 नंबर लगाने ही पड़ेंगे। तो इसको हालांकि चाहे वो आंसर एक्यूरेट ना हो, लेकिन उस आंसर के एक्यूरेट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि वो उन सब का अर्थमेटिक मीन है, ठीक है ना। यानी इसमें साइंटिस्ट लोगों ने यही रूल बना दिया कि भी आगे से अगर हम खुद भी अगर कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया और एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं, तो कई सारी वैल्यू निकाल के उनका अर्थमेटिक मीन ले लिया करेंगे और उसी को एक्यूरेट मान लिया करेंगे हम लोग, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.81 होता है। ये 9.81 नहीं होता एग्जैक्टली। यहाँ मेजर करोगे अलग आएगा, अमेरिका में अलग है, पाकिस्तान में अलग है, और हल्का हल्का फर्क है, बिल्कुल ही हल्का हल्का फर्क है। तो हर जगह का निकाल के उसका अर्थमेटिक मीन ही लिया गया है और उसी को हर जगह का बराबर मान लिया। अब समझ आ रही है बात आपको? तो इस खैर उसका तो रीजन पता है उनको। उसका रीजन ये है कि अर्थ भी एक स्फेरिकल नहीं है, बिल्कुल एक यूनिफॉर्म, मतलब स्फेरिकल बॉल नहीं है अर्थ। अर्थ जो ना एक इलिप्टिकल शेप है उसकी, इस वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग जी है, ठीक है ना। एनीवे, अब आप सुनो, आप इस केस के अंदर यहाँ पे लिखोगे दिस कैन बी मिनिमाइज्ड, दिस कैन बी मिनिमाइज्ड by taking arithmetic mean of all measured values। ठीक है ना। एक होता है ग्रॉस एरर। अब सुन लो ग्रॉस एरर क्या होता है। ग्रॉस एरर क्या होता है, अब सुनो। ग्रॉस एरर के बारे में बता रहा हूं मैं भी। ग्रॉस एरर सुन लो क्या होता है। ग्रॉस एरर होता है कि जो कि ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से है, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। ये बताइए इस एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है।
ऑब्जर्वर को बदलो, ये एक तरीका, ठीक है ना, ऑब्जर्वर बदलो भाई। वैसे इसको प्रॉपर लिखेंगे कैसे, ऑब्जर्वर मस्ट बी मोर सिंसियर एंड मस्ट बी मेंटली अलर्ट। एक ऑब्जर्वर को मेंटली अलर्ट होना पड़ेगा, उसको ज़्यादा सिंसियर होना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑब्जर्वर मस्ट बी मोर sincere and mentally alert। एंड केयरफुल भी बोल सकते हो, केयरफुल होना पड़ेगा, और केयरफुल भी बोल सकते हो, उसको ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा भाई, तभी जाके बात बनेगी। ये 3 टाइप के एरर है, तीनों एरर्स में फ़र्क समझ में आ गया होगा आपको, है ना। इसको नोट कर लो, अभी कंटिन्यू करते हैं। सुनो अब अगली बात सुनो, एक तो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड आ सकता है पेपर में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अगली बात सुनो अब, और क्या क्वेश्चन आ सकता है, 3 चीजें हैं। एक तो सिंपल स्केल है, सिंपल स्केल, एक होता है वर्नियर कैलिपर, और एक होता है स्क्रू गेज। इन तीनों में किस बात का फर्क है, सुन अब ये, अब एक बात बताओ, इसमें आप दोबारा जाओ, आपको ये बताना है मुझे, ये लो दोबारा लेंथ बताओ इसकी कितनी है एग्जैक्ट देख के। एग्जैक्ट पूरा 8 पे आ रहा है, श्योर। थोड़ा सा और बदल के थोड़ी सी दूसरी जगह से फिर मेजर करो एक बार और, यहाँ से करो, श्योर, मतलब आगे पीछे कुछ भी नहीं आ रहा, थोड़ा सा और बदल के फिर करो, बताओ। ठीक है, अब रुको, क्या आप श्योर हो इसमें 7.5 होगा, मतलब 4.75 कह रहे हो आप। इसने क्या किया, आंसर क्या दिया सुनो, इसने आंसर दिया 4.7, एक आंसर दिया था 4.8, एक आंसर दिया इसने 4.7 से थोड़ा ज़्यादा था। अब एक बात बताओ कितना ज़्यादा है, इस पे 7 तो लिखा हुआ है, 7 लिखा नहीं हुआ, खैर इसमें वास्तव में जो लिखा हुआ है, एक बार को, इसमें 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद 5 लिखा हुआ है, लेकिन 4 और 5 के बीच में 10 ये निशान लगे हुए हैं, 4 और 5 के बीच में 10 डिवीजन बनी हुई है। 4 और 5 के बीच में कितने डिवीजन बनी हुई है, 10। तो यानी कि एक डिवीजन के बाद पहला निशान 4.1 को, दूसरा निशान 4.2, तीसरा निशान 4.3 को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। आप इसने उस हिसाब से क्या बताया था 4.7, कहीं 7 लिखा हुआ नहीं था, इसने अंदाजे, इसने गिनती गिन ली कि उधर से 7 तक है, ये 4 के बाद 7वां निशान है, तो इसने 4.7 बोल दिया, और 4 के बाद 8वां निशान है तो इसने 4.8 बोल दिया। आप जो आगे वाला बोल रहे हो वो किस आधार पे बोल रहे हो, इसमें तो लिखा ही नहीं हुआ, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 4.74 हो सकता है कि 4.7 और 4.8 के बीच में है। ये किसने कहा कि एग्जैक्ट बीच में है, क्या ये एग्जैक्ट बीच में था, आप श्योर हो? कितना फिर कहाँ, अंदाजा बताओ एक बार ना, वही चीज़ पूछ रहा था मैं आपसे कि एग्जैक्ट कहाँ पे होगा, जहाँ पर पहले ये था ना स्केल, जहाँ पे लगाया था वहीं पे लगाना आपको। अब कुछ हो रहा होगा, 8 से भी आगे जा रहा है, अब 8 से भी आगे क्या, कितना 8 से आगे, पर इसी का बता दो, कितना 8 से आगे कितना है, कितना लग रहा है आपको? थोड़ा सा, मतलब कितना थोड़ा सा, वही तो बताओ ना,
0.2, मतलब 4.8 से आगे जितना स्पेस है उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर लें तो 2 पार्ट आगे, इतना लग रहा है आपको? शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। सुनो अब मान लो, आप बैठ जाओ, मान लो इसने बोला कि आंसर आएगा सर 4.82। क्या आप इसमें से इस 2 के बारे में श्योर हो? आप इस 2 के बारे में श्योर कभी भी नहीं हो सकती। हो सकता है 4.83 हो, और जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि आंसर 4.82 और 4.83 इसके बीच में हो। मतलब यार एक बात बताओ, ये वाला जो डिजिट है ये तो एग्जैक्ट पता नहीं लग पा रहा है स्केल का यूज करके। स्केल में प्रॉब्लम है। इस स्केल की प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला जो स्केल है ये आंसर सेंटीमीटर में है। 4.82 सेंटीमीटर इसने बताया, बट ये श्योर नहीं था। मतलब 4.8 इस बात के लिए श्योर थी, 4.8 के लिए श्योर है, लेकिन 4.82 के लिए श्योर नहीं है। अंदाजा लगाना पड़ रहा है। मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट बताया जा सकता है श्योरली। तो मतलब इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। 0.1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि जो छोटी से छोटी वैल्यू मेजर की जा सकती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी डिवाइस का यूज करके जो छोटी से छोटी वैल्यू मेजर की जा सकती है उसको क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट। क्या बोलते हैं उसको बताइए? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट जो होता है, एक बार बताइए आप 0.1 सेंटीमीटर, इससे छोटी वैल्यू आप मेजर नहीं कर सकते, अंदाजा लगाना पड़ेगा। ये क्या कर रही थी अब लास्ट में? 0.1 सेंटीमीटर से भी छोटी वैल्यू मेजर करने की कोशिश कर रही थी जब ये बता रही थी ना, जो तीसरे वाला डिजिट। और वो छोटी वैल्यू मेजर करने में प्रॉब्लम हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम इसकी नहीं है, वो प्रॉब्लम स्केल की है। क्योंकि इसका 0.1, मैंने इसको तीसरा डिजिट वो कहा, यानी कि मैंने इससे 0.1 सेंटीमीटर से भी छोटी वैल्यू मेजर करने के लिए बोला, जो कि इस स्केल से नहीं हो सकती। तो यानी लिमिट है मतलब स्केल की। और इस स्केल का लिस्ट काउंट कितना है बताइए? 0.1 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में आपको? साइंटिस्ट लोगों को ये बात प्रॉब्लम बता दी कि भाई ये तो ना स्केल तो काम का नहीं है अगर छोटी वैल्यू मेजर करनी हो तो। उन्होंने दूसरा डिवाइस बनाया जिसको बोला उन्होंने वर्नियर कैलिपर। 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा, 1/10 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है ये छोटे से छोटा। उन्होंने जो वर्नियर कैलिपर बनाया, वर्नियर कैलिपर रखा हुआ था यहाँ पे, वो ये जो डिवाइस है, ये वाला जो डिवाइस है, इसका जो लिस्ट काउंट होता है ये 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा भी मेजर कर सकता है, यानी कि 0.01 सेंटीमीटर को मेजर कर सकता है। अगर इससे मैं मेजर करने के लिए बोलता इसको, तो ये तीसरा जो डिजिट है वो तो एग्जैक्ट बता देती क्या आएगा। तीसरे जैसे ये 8 के लिए जितना श्योर थी, ये 8, ये 2 आएगा कि 3 आएगा इसके लिए श्योर। और चौथा डिजिट में पूछता तो वो नहीं बता पाती है, उसके लिए बिल्कुल भी श्योर नहीं होती है, क्योंकि ये भी इसकी भी लिमिट है। ये भी इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा ही बता सकता है, ठीक है ना। स्क्रू गेज, सॉरी स्क्रू गेज नहीं, वर्नियर कैलिपर। उन्होंने फिर एक तीसरा डिवाइस बनाया, स्क्रू गेज। ये 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा बता सकता है, 0.001 सेंटीमीटर। मतलब डेसिमल के बाद तीसरे डिजिट के लिए भी ये श्योरली बता सकते हैं कि ये आंसर आएगा। चौथा डिजिट पूछ लूँ, मान लो इसका आंसर तो है, सपोज इसका आंसर था 4.8235 ये मान लो आंसर है इसका। इसकी जो लेंथ है वो लेंथ मान लो इतनी है, ठीक है, एग्जैक्ट मतलब इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है इतने सेंटीमीटर। तो ये बताइए सिंपल स्केल से क्या पता लगेगा? सिर्फ 4.8 ये पता लगेगा। वर्नियर कैलिपर से क्या पता लगेगा? 4.82। और स्क्रू गेज से क्या पता लगेगा? 823 ये बताइए। लेकिन हमारा एक्चुअल तो ये था, इन तीनों ने एक्चुअल नहीं बताया, इन तीनों ने गलत रीडिंग दे दी। तीनों में एरर है कि नहीं है बताइए? इसमें भी एरर है। इसमें पता है कितनी एरर है? 0.00065 की एरर है इसके अंदर भी, इस आंसर के अंदर भी एरर है, इतनी एरर है। और इसके अंदर कितनी एरर है इस वाले आंसर में? 0.00365। और इसमें कितनी एरर है? सबसे ज्यादा एरर किसमें? अब सिंपल स्केल में उससे कम एरर और सबसे कम एरर स्क्रू गेज में। इसलिए कहते हैं कि स्क्रू गेज मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है इन तीनों में। आगे बात समझ में? और एरर आने के चांसेस तो तीनों में ही है, सबसे कम चांसेस स्क्रू गेज के अंदर है। मैंने आपको ये जो बात बताई सही ये बताया, एक होता है लिस्ट काउंट नाम की कोई चीज होती है, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है? द मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। लिख लो इस बात को, द मिनिमम वैल्यू
that can be measured by an instrument. ठीक है, लीस्ट काउंट की डेफिनेशन इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट. द मिनिमम वैल्यू that can be measured that can be measured by an instrument. Is called लीस्ट काउंट. ठीक है, अच्छा अब सुनो, एक होता है सिंपल स्केल. सिंपल स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है बताइए? 0.1 सेंटीमीटर. इसका लीस्ट काउंट, इसका लीस्ट काउंट, ये भी लिख लो, लीस्ट काउंट लिख लो, याद कर लो सबके, सबके लीस्ट काउंट लिख के याद करने आपको. अब बढ़ते हैं आगे. इसके पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे सुन लो आप. इसके पेपर में न्यूमेरिकल किस टाइप के आएंगे वो बता दे रहा हूं आपको मैं. देखो, एक होता है मीन एब्सोल्यूट एरर. देखो पेपर में ना मान लो 3 या 4 वैल्यूज दे देगा, वो 3 मेजर्ड वैल्यूज दे देगा. ठीक है ना. इसने अभी जो कोई मतलब इसी का वो क्वेश्चन बना देते हैं. मान लो एक तो मेजर्ड वैल्यू थी 4.8 सेंटीमीटर. ठीक है, एक इसने आंसर दिया 4.9 सेंटीमीटर. 4.8, 4.9 और एक आंसर दिया इसने 4.3 सेंटीमीटर. 4.4 सेंटीमीटर दे दिया एक आंसर. 3 आंसर दिए इसने 3 आंसर दे दिए. मैंने मान लेते हैं एक बार कि 3 मेजर्ड वैल्यूज थी. कितनी मेजर्ड वैल्यूज है? 3 मेजर्ड वैल्यूज हैं. ये 3 मेजर्ड वैल्यूज हैं और ये तीनों मेजर्ड वैल्यूज में लिख दिया मैंने. ये क्वेश्चन एक और ये मेजर्ड वैल्यूज हैं. अब फाइंड, आपसे पता क्या क्या पूछ सकता है? पहला आपसे पूछ सकता है इसमें मीन एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ. मीन एब्सोल्यूट वैल्यू. दूसरा बताओ एब्सोल्यूट एरर्स. तीसरा बताओ मीन एब्सोल्यूट एरर. फोर्थ बताओ इसमें रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर. एक आपको बताना परसेंटेज एरर. एक आपको बताना फाइनल आंसर क्या दोगे इसका. ये 6 बातें आपसे पूछ सकता है पेपर में. पेपर में 2, 3, 4, 5, 6 आपसे ये पूछ सकता है कि 6 मेजर्ड वैल्यूज दे देगा आपको और ये 6 मेजर्ड वैल्यूज देके आपको, यानी 3 दे देगा. मैं 3 के थ्रू करके दिखा रहा हूँ आपको. 3, 4, 5, 6 कितनी भी आपको मेजर्ड वैल्यूज कई सारी हो सकती है. पता लग गया ना आपको. अब जब एक ही ऑब्जर्वर 3 वैल्यू बता रहा है, अभी इसको मैं थोड़ी देर और ऐसे घुमा घुमा के पूछता, कई सारी वैल्यू बता डालती है. 4 पॉइंट इसने क्या क्या नहीं बताया बताओ. 4.7 इसने बताया, 4.8 इसने बताया, 4.7 4.8 के बीच में इसने बताया, 4.8 से भी ज़्यादा इसने बताया. अभी तो मैंने ज़्यादा पूछा ही नहीं था. अभी तो 5 से भी ज़्यादा बताती है आते में. तो ये तो कहने का मतलब ये है कि आंसर बहुत सारे आ रहे हैं. ये आपको पता लग गया. कोई भी जब एक्सपेरिमेंट होता है तो आंसर बहुत सारे आते हैं. आपके साथ भी आएंगे जब आप जनरली अगर एक्सपेरिमेंट करोगे
वायर का रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओगे मीटर ब्रिज का यूज़ करके। आप सेम एक्सपेरिमेंट अलग अलग बार रिपीट करना, अलग अलग बार आंसर अलग अलग आता है। कई बार रीजन पता होता है, कई बार नहीं पता होता यार। और छोड़ा, मैं खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ ना तो मेरे आंसर अलग अलग आते हैं। मैं सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा कर दूँ, मेरे आंसर अलग आ जाता है। बैटरी की जो वोल्टेज निकालनी हो, चाहे मीटर ब्रिज का यूज़ करिए रेजिस्टेंस निकालना हो, और उसके रीजन पता नहीं कितने सारे हैं। तो ये जो आंसर ही दे दिए और आपसे 6 बातें पूछ ली, तो इन 6 बातों के इलाज क्या हैं? मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर्स आएगा ये। मीन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, फाइनल आंसर। ठीक है, सोल्व करने जा रहे हैं हम लोग इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, शुरू करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर ये निकालना हो ना तो इन तीनों का अर्थमेटिक मीन ले लो। पहले वाले का आंसर निकाल रहे हैं हम। क्या करना है आपको बताइए? 4.8 प्लस 4.9 प्लस 4. क्या लिख रखा था यार? ये 4.4 लिख रखा है ये, बिल्कुल 4.4 सेंटीमीटर या सी लिख रखा है ये। डिवाइड बाय क्या करोगे? 3। ये 4 होते तो डिवाइड बाय 4, ये 5 होते तो डिवाइड बाय 5। सोल्व करो, कितना आता है? सोल्व करके बताना एक बार कितना आता है। 4. ठीक है, 4.7 सेंटीमीटर आ रहा है। ये तो आंसर आ गया पहले वाले का। तो इसका आंसर तो आ गया, पहले वाला तो हो गया सोल्व। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब दूसरे नंबर पे क्या निकालना बताइए? एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकालोगे? सुनो आप, इस 4.7 में से 4.8 घटा दो और मोड ले लो, फिर 4.7 में से 4.9 घटा दो और मोड ले लो, 4.7 में से घटा दो 4.4 और मोड ले लो। इस मोड का मतलब है कि आंसर नेगेटिव में नहीं देना, पॉजिटिव ही रखना है। आप एक बात बताइए, 4.7 में से 4.8 वैसे तो आता है -0.1, क्या आता है? माइनस, लेकिन वो माइनस का प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मोड लगा हुआ है। प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और माइनस है तो उसका प्लस कर देना बस। क्या आंसर आएगा इसका बताइए? 0.1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 0.2। नेगेटिव नहीं लिखना बस। यहाँ पे क्या आएगा? 0.3। ये तीनों क्या आ गए बताइए? ये एब्सोल्यूट एरर्स आ गई। इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर इतनी है, इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर इतनी है, और इसके अंदर एब्सोल्यूट एरर इतनी है। इसके आंसर 3 आएंगे क्योंकि 3 मेजर्ड वैल्यूज हैं। अगर 4 मेजर्ड वैल्यूज होती तो आंसर 4 आते। हर मेजर्ड वैल्यू में अलग अलग एब्सोल्यूट एरर होगी। आगे बात समझ में आपको? यहां तक कोई डाउट? अब निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना, तीसरा आंसर। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इन तीनों का अर्थमेटिक मीन ले लो। मतलब 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा करना आपको। सोल्व करो, कितना बनेगा ये? 0.6/3। कितना आंसर आएगा? 0.2 आंसर बनेगा। आ रही है बात समझ में आपको? इसका आंसर बनेगा 0.2। ठीक है, ये आ गया तीसरा आ गया आंसर। थर्ड का भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया जी। अब एक होता है रिलेटिव एरर। आप ये सोच रहे होगे सर क्या करवा रहे हैं, मतलब फिजिक्स है क्या? कोई कॉन्सेप्ट तो करवा नहीं रहे। आपको एक बात बताऊँ, पेपर में ही आ रहा है, मैं क्या बताऊँ अब? ठीक है ना, मैं पहले इसको जल्दी जल्दी करवा देता था, पेपर में अब इस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए। ये आ जाएगा, बच्चे रह जाते हैं। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें करेंगे, सारे कंसेप्ट करेंगे, लेकिन ये चीज़ फिर रह जाएगी। काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स शुरू कर दी ना तो ये कहीं नहीं दिखाई देती। उसके बाद तो ये शुरू में हो गई तो हो गई। हाँ, हालांकि बोरिंग है, इसको बोरिंग चलते या फिर इस चीज़ को चलते कि बच्चे अपने आप कर लेंगे, टीचर्स करवाते ही नहीं, वो इंटरेस्टिंग चीज़ें करवाते हैं, लेकिन ये चीज़ तो फिर रह जाती है यार बीच में। फिर रिलेटिव एरर क्या होता है? सुनो, रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन एब्सोल्यूट वैल्यू।
मीन एब्सोल्यूट एरर बाय में मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है। आंसर क्या आएगा ये इसका 0.2 डिवाइड बाय में क्या आंसर आएगा 4.7, 2/47 आंसर आ गया। आगे बात समझ में आपको। पांचवा क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज एरर। सुना, परसेंटेज एरर क्या होती है? ये होती है रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शनल एरर, और रिलेटिव एरर का मतलब है कि रिलेटिव एरर इंटू 100 होता है ये, यानी कि 2 डिवाइड बाय 47 इंटू 100, ये आंसर आएगा। 2/47 इंटू 100 आंसर आएगा। छठा, आपने फाइनल आंसर क्या देना? अब एग्जामिनर को क्या दिखाओगे? ये तो तभी, इन 5 बातें तो तभी बतानी है जब एग्जामिनर पूछे आपसे, ठीक है ना। लेकिन उसको भाई फाइनली लेंथ क्या होगी? अगर फाइनल लेंथ पूछ ले तो ये पता है इसको एग्जैक्ट आंसर इस टॉपिक के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या आंसर देना चाहिए। जो फाइनल आंसर होता है वो होता है हमेशा ही मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। मैं कैसे करोगे इसको? मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या यहाँ पे 4 पॉइंट प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आएगी? 0.2, ये आंसर है। फाइनल आंसर इसको ये वाला देना है। कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। हाँ जी, 0.2 लिया, लेकिन हमारी एक मेजर वैल्यू वो भी जिसमें 0.3 था एरर, तो हम रेंज बढ़ा के इसमें 0.3 नहीं करना चाहिए कि इतनी हो सकती है। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि सर इसमें ना एक में 0.3 भी आ रही थी, एक में एरर, तो हम एक काम करें कि एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी, 0.3 तक दे दो। यार मैं एक बात बताऊँ, ऐसे तो मान लो इसने ये 3 आंसर तो ये आ रहे हैं, एक आंसर गलती से इसने 5 भी निकाल दिया या 5.8 निकाल दिया गलती से, एक चौथी जो वैल्यू आ रही है बहुत ही अजीब सी वैल्यू आई, कितनी आई मान लो 5.8 आ गई, जो तीनों से ही मैच नहीं कर रही, और उसके हिसाब से फिर यहाँ पे ये डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर तो उसको करोगे आप, फिर फायदा ही क्या हुआ? इतना बड़ा, इतना ज़्यादा प्लस माइनस करने से कुछ नहीं पता लगता। प्लस माइनस एरर तभी होती है जब इसके सामने ये वाली वैल्यू बहुत छोटी हो, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू आपने बहुत बड़ी कर दी तो फिर आंसर देने का कोई मतलब ही नहीं है, वो भी कोई लॉजिक नहीं है। मतलब साइंटिस्ट लोगों ने जब रूल्स बनाए ये वाले, तो रूल्स को इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया कि यहाँ जो हम प्लस माइनस कर रहे हैं ये इसके सामने बहुत छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आंसर 4.9 से ज़्यादा नहीं आ सकता। 4.7 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा 4.5, और प्लस करोगे तो कितना आएगा 4.9। सारे कवर तो हो गए, वैसे तीनों आंसर कवर तो हो जाते हैं इसके अंदर। 4.44 कवर नहीं हो रहा, ठीक है 4.4 कवर नहीं हो रहा, हमें सारे कवर करने का ठेका भी नहीं ले रखा हमने, क्योंकि सारे कवर करने के चक्कर में ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी आ जाएगी फिर। तो उन्होंने कुछ ऐसा रूल बना दिया कि सारे कवर, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सारे ही कवर होने चाहिए उसके अंदर। बात समझ में आ रही है आपको? भाई आप मान लो कि आप घर में आपने पेपर दे के आए, तो मतलब आपसे घर वालों ने स्कोर पूछा कि कितने आए, कितने नंबर आएंगे, आपने बोला कि नीट का पेपर था, आपने सोचा यार कि क्या बताऊं, नंबर तो 200 आने हैं, क्या बताऊं इसमें नंबर, तो अब घर पूरी साल कोचिंग ली थी आकाश में, 1.5-2 लाख रुपए खराब किए थे अब क्या बताऊं मैं, अब 200 नंबर आएंगे। तो अब ऐसे में इलाज बताता हूँ उस चीज़ का, क्या बताना चाहिए घर में बोलो 600 प्लस माइनस 400, घर में बोलो ये नंबर 600 प्लस माइनस, पहले तो बोलो 600 प्लस माइनस 400, ऐसे करके बोल जाओ। अब एक बात बताओ, बाद में नंबर, बाद में 600 ध्यान से सुन लिया उन्होंने तो, लेकिन बाद में नंबर आएंगे 200।
आप कह दोगे मैं कहाँ गलत था, मैंने तो बोला था प्लस माइनस 400, देख लो माइनस करके देखो आप, 600 माइनस 400 कितना हो जाएगा 200। ये देखो मैंने कब झूठ बोलता, मैंने कब झूठ बोला, रिकॉर्डिंग कर लो, मैंने जो बोला था उस बात की रिकॉर्डिंग देख लो, मैंने प्लस माइनस 400 बोला हुआ है। यार एक बात बताऊँ, ये कोई तरीका नहीं है बताने का यार, क्योंकि पता है क्या होता है, ये प्लस माइनस वाली जो वैल्यू बताई जाती है ना, ये इसके सामने बहुत छोटी होनी चाहिए। आप ऐसा कर सकते थे कि 600 प्लस माइनस 5 ये चलता है यार, ये प्लस माइनस 400 कब से चलने लग गया ये कुछ ज्यादा ही बड़ा फर्क आ गया। तो इसलिए जो ये प्लस माइनस वाली चीज है, ये बहुत छोटी वैल्यू होना जरूरी है। समझ में आ गई होगी बात आपको? और किसी के मन में कुछ पूछना, किसी को डाउट हो? सर ये आइडिया मैं पहले दिया होता, इस साल जो नहीं दे भी, अभी भी दे दिया होगा, अभी भी घर वाले पूछते तो होंगे आपसे, बता देना। हाँ जी, किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, कोई इस चीज़ को लेके कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन करके दिखा दो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? आपको सुना, आप यही सारी बातें निकालनी है आपको, बस मैं ना आंसर इसका वो बदल रहा हूँ, मतलब जो है ना थोड़ा। थ्री 3.26 3.27, ठीक है जी, 3.24 3.23, ये चार वैल्यूज रखे हैं, 3.26 3.27 3.24 3.23। आपको ना ये 6 बातें बतानी है, करिए आप, ये चारों मेजर्ड वैल्यूज है।
हो गया? कितने स्टूडेंट्स हो गया भैया? ठीक है, 1 मिनट और भाई। सुन लो यार, क्यों करते हैं, इतनी देर में हो जाना चाहिए था यार। ये एक इसकी डीपीपी है, वो कर लेना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए। पहले दिन का अर्थमेटिक मिल लो, पहले वाला करने के लिए 3.26 प्लस 3.27 प्लस 3.24 प्लस 3.23 डिवाइड बाई 4, क्या आंसर आ रहा है इससे? 3.25 आ रहा है। अब 3.25 में से ना सबको माइनस करो आप, देखो 3.25 माइनस 3.26, 3.25 माइनस 3.27, 3.25 माइनस 3.24, 3.25 माइनस कितने आ रही है? 0.01, 0.02, 0.01। इनका अर्थमेटिक मीन ले लो अब आप। ये सेकंड वाले का आंसर आ गया। तीसरे वाले का आंसर क्या आएगा बताइए? 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.02 डिवाइड बाय 4, क्या आंसर आ रहा है? 0.01। ओके, ये 0.0। अब एक बात बताओ, सुनो आप, हमेशा डेसिमल के बाद 2 डिजिट चलते आ रहे थे। यहाँ आ गया डेसिमल के बाद 3 डिजिट, इसमें भी आ सकता है डेसिमल के बाद 3 डिजिट। तो आपको 2 डिजिट वाला ही आंसर देना है, क्योंकि 2 डिजिट ही चल रहे हैं डेसिमल के बाद। राउंड ऑफ करना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात आपको? राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब राउंड ऑफ करने का रूल क्या है? अब 0.015, इसमें राउंड ऑफ करने का रूल क्या होता है? अगर 5 से बड़ा हो तो आगे वाला इसको ड्रॉप कर दो। अगर ये 6 होता तो ये ड्रॉप कर देते, यहाँ पे 2, जैसे कि मान लो ऐसा होता 0.016 होता, ये 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करके क्या लिखते हैं आंसर? ये लिखते हैं आप राउंड ऑफ करके। 5 से बड़ा हो तो राउंड ऑफ 1 हटा दो और आगे वाला 1 बढ़ा दो, लास्ट वाला डिजिट हटा के आगे वाला बढ़ा दो। और ऐसा होता ये 0.014 होता तो इसको ऐसे ही ड्रॉप कर देते, आंसर यही आ जाता। फिर 5 से छोटा हो तो ऐसे ही ड्रॉप कर दो, और 5 से बड़ा हो तो 1 बढ़ा के ड्रॉप कर दो, ठीक है। और 5 हो तो ये देखते हैं कि ये इवन है कि ओड है। 5 से पहले वाला, 5 से पहले वाला क्या यहाँ पे ओड है। ओड है तो क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। फिर अगर ओड हो तो 1 बढ़ा देंगे और इवन हो तो एज इट इज रहने देते हैं। अब 5 है यहाँ पे, श्योर हो ना आप इस बात के लिए? क्योंकि मैं इस रूल को बार बार भूल जाता हूँ। 0.015 है, 5 है, 5 से पहले वाला क्या है? ओड, और ये 5 आया हुआ है। 5 के केस में आगे वाला बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता। 5 से पहले ओड है, ओड है तो क्या आएगा यहाँ पे? अगर ऐसा होता, मान लो 0.025 होता तो 5 को हटा देते और यही आंसर आ जाता। फिर समझ आ रही बात आपको? ये राउंड ऑफ करने का ये तरीका याद रखना, ये यहाँ पर इसी टॉपिक में काम आएगा, अगर काम आएगा तो, ठीक है ना। इसी टॉपिक में काम आता है। ये 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें राउंड ऑफ करने का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मैंने दोबारा सुन लो आप, ये पर राउंड ऑफ करने का मैं फिर से यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। 0.036 ऐसा दे रखा है, तो क्या करोगे राउंड ऑफ में? इस डिजिट को हटाना है, 0.04 करोगे, क्योंकि 5 से बड़ा है इसलिए, ठीक है। अगर ऐसा हो 0.033, फिर क्या करोगे बताइए? 0.03 क्यों करोगे बताइए? 4 से छोटा है लास्ट वाला। और अगर लास्ट वाला 5 हो, 0.25 ऐसा हो और इस 5 को हटाना हो, तो क्या करोगे? आगे वाला देखो आप, इससे आगे वाला क्या है? इवन। इवन हो तो क्या रह जाएगा? एज इट इज रह जाएगा, यही आएगा इसमें। और ऐसा होता है 0.35 और इस 5 को ड्रॉप करना होता, ये 5 को हटाना होता 0, ये 5 है, ये 3 है, तो 0.04
4 आ जाएगा इस केस में। राउंड ऑफ करने का तरीका समझ गए आप? अब सुन लो, अब सुनो, इसके अंदर जो है ना आंसर क्या आना चाहिए बताइए इसमें, इसको राउंड ऑफ करो 0.02 करोगे आप। अब आंसर क्या आएगा हमारा फाइनली, मतलब इसके अंदर सुनो आप, अब इसका आंसर देना था अपने को, रिलेटिव एरर। बताइए रिलेटिव एरर क्या आएगा इसमें, रिलेटिव एरर आएगा 0.02 डिवाइड बाय 3.25, ये आंसर आएगा। और परसेंटेज बताइए क्या आएगा, इसी को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा। और फाइनली आंसर क्या दोगे, 3.25 प्लस माइनस 0.0, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आंसर है छठे का, ये आंसर है पांचवे का, ये आंसर है चौथे का। समझ गए बात को? हमारी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अभी पढ़ाएंगे अभी आधा घंटा और। देखो ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट और कराएंगे, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, ध्यान से सुनो। देखो क्या है कि अभी टेस्ट सीरीज होंगी 3 टाइप की, जो सिलेक्शन होता है वो हमेशा टेस्ट सीरीज से होता है, कॉन्सेप्ट सीखने से कुछ नहीं होता, मतलब इससे भी होता है, इससे बिना तो काम ही नहीं चलेगा। मेरा मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट किसी ने सीख लिया, कई बच्चों को लगता है कि हमें फिजिक्स आने लग गई, तो फिजिक्स आने लग गई तो उससे सिलेक्शन कभी भी नहीं होएगा। फिजिक्स सीखना और 150 प्लस नंबर लेने में बहुत ज़्यादा, यानी 170 नंबर लेने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है ना, फिजिक्स तो बहुत पहले से आती होती है बच्चों को, फिर भी 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं। मतलब क्या होता है सुनो आप, ये तो हो गया फिजिक्स सीखना, ठीक है ना, एक तो पहली स्टेज है ये, तो इस स्टेज से कुछ नहीं होगा। किसी को लगता है कि मुझे ये आ गई, बेसिक पॉइंट याद होना, छोटी छोटी बातें याद होना, रिलेटिव एरर क्या होता है ये पता होना, लिस्ट काउंट का मतलब क्या है, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट क्या होता है, कई बच्चों ने याद कर लिया ना, तो वो यूँ सोचता है कि भाई अब तो नीट निकाल देंगे, नहीं निकलती उससे। ये स्टेज पहली थी। दूसरी स्टेज है उसके इजी और एवरेज क्वेश्चंस को ट्राई करना, ठीक है ना, वो डीपीपी में दे रखे हैं। समझ आ रही है बात आपको? उसके टेस्ट भी दोगे आप, वो दूसरी स्टेज होगी डीपीपी और टेस्ट। इससे क्या होगा कि आपके अच्छे खासे नंबर हो जाएंगे, सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं, 150 नंबर आ जाएंगे इसमें। लेकिन तैयारी हमेशा 180 वाली करके रखनी चाहिए ना। उसके लिए देखो एक टेस्ट सीरीज, देखो हम 3 टेस्ट सीरीज लेंगे। एक तो ये वीकली टेस्ट सीरीज है, ये तो हर सैटरडे को चलेगी, इस बार नहीं अगली बार होगी वीकली टेस्ट सीरीज। ये तो हर सैटरडे को होगी, एवरी सैटरडे। इससे आप ये सोचोगे अगर मेरा इससे सिलेक्शन हो जाए, इससे मतलब 180 मार्क्स आ जाएंगे, तो इससे नहीं आएंगे। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इससे जो डीपीपी है आप वो रिवाइज करके आ जाओगे इसके बहाने। ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए नहीं, ये तो मैंडेटरी है, तो मस्ट है। मतलब कि जिस बच्चे को मतलब 150 से ऊपर नहीं जाना, उस बच्चे के लिए उससे नीचे लेने नंबर। सर मैं एससी कोटा का हूँ, अपने लिए आप तैयारी थोड़ी 130-140 वाली कर रहे हैं सर, उसके लिए भी है ये, ठीक है ना। कोई सोचे कि अपने को आ जाएंगे, उसके लिए भी है ये। तो एक होगी मेजर टेस्ट सीरीज। मेजर टेस्ट सीरीज में क्या आएंगे, फुल मतलब ये पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तो एंड में होएगी बिल्कुल लास्ट में जाके, ठीक है ना। कोई नॉन मेडिकल का बच्चा है तो पीसीएम की होएगी। अच्छा एक टेस्ट सीरीज और है जो इस साल से हम करेंगे अभी, एक होएगी माइनर टेस्ट सीरीज। ये माइनर टेस्ट सीरीज क्या है, इसमें ना 10-10 क्वेश्चनों के टेस्ट लेंगे हम डेली होगा ये टेस्ट। तो इसमें 1-2 जैसे ट्यूशन दे रहा है अभी, और एक आधे बच्चे जो हैं वो मतलब जिनको आता है अच्छे से पूरी, जिनको डीपी भी जाती हैं उनकी चलेगी ये, सब बाकी बच्चों की तो उसकी इसलिए ले रहे हैं टेस्ट क्योंकि उसको आता है सब कुछ पहले से। अगर आप मुझे ये लगेगा भाई 3-4 चैप्टर हो चुके हैं जैसे मान लो, और वो 3-4 चैप्टर जिन बच्चों को पूरे अच्छे से आते हैं, ठीक है ना, तो क्या करेंगे उसका डेली का एक टेस्ट लेंगे 10 क्वेश्चन का, डेली का होगा वो टेस्ट, डेली हर रोज ही। और उसमें लगने कितने, 10 मिनट लगने, 15 मिनट लग जाएंगे। आप डेली 10-15 मिनट पहले आ जाओ क्लास से पहले, या सारी क्लासेस खत्म होने के बाद आ जाओ। हर रोज 10 क्वेश्चन का टेस्ट देना है बस आपको,
ठीक है ना। आपको उसके सॉल्यूशन समझ लो, मतलब जो है उससे क्या होगा कि रिवीजन में रहेगा पूरा सिलेबस, पूरा जो फिजिक्स बार बार होती रहेगी। जैसे ये मान लो आपने साल के एंड तक 200-300 टेस्ट दे दिए, तो इससे ना एक बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। तो इस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट लेकिन कब होगा, जब आपको ये जो वीकली टेस्ट सीरीज, ये सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, DPPs आपको आती होंगी, तो उसका बेनिफिट होगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं होने वाला उसका, ठीक है ना। तो मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो है अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप अप टू डेट रखें, ये नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएं इनको, ताकि पिछले वाले के टेस्ट देने के लिए, मतलब आपको ना यूँ ना हो मेरे को तो सर पिछले वाले टेस्ट देने क्या, मेरे को तो सर 2-4 दिन रिवाइजन के लिए चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए नहीं है वो ये टेस्ट सीरीज, माइनर टेस्ट सीरीज। जिनको रिवीजन के लिए टाइम चाहिए, रिवीजन कुछ नहीं, जब जो चैप्टर चल रहा है वो उसी टाइम जो पढ़ना था, जितना स्ट्रॉन्ग करना था कर लिया, फिर तो बस एक बार रीड मारना है, पेज पलटने हैं बस, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। और वो काम कब होगा, जब आपके नोट्स अच्छे से बने हुए होंगे, डेली क्लास अटेंड कर रखी होगी, तभी होगा। एक आधा बच्चा बोलता है कि जरूरी काम हो गया था मुझे, इसलिए मैं क्लास में नहीं आ पाया या क्लास में नहीं आ पाई, उन बच्चों की मेडिकल कॉलेज को कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जिनको ज़रूरी काम होता है, कोई ज़रूरत नहीं है उनको। सर बहुत ज़रूरी काम था, अरे नहीं, मेडिकल कॉलेज बोलते हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझता है, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी हूँ, जिसकी मैं सांस सांस में बसा हुआ हूँ, मेडिकल कॉलेज ये बोलता है, वो आ जाओ। और जिनको मेरे से भी ज़्यादा ज़रूरी काम हो जाता है, नीट से भी, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है, मतलब और सिर्फ एक दिन के लिए है, वो भी साइड में हो जाओ यार, उनकी ज़रूरत नहीं है, साइड में हो जाओ बच्चे। और नीचे ये बहुत है यार, यहाँ पे बहुत वैसी लाइन लगी पड़ी है, सर वो बीमार हो गया था इसलिए, अरे यार ये जो बीमार होते हैं साइड में हो जाओ, ये मेडिकल कॉलेज बोलता है यार मुझे ऐसे चाहिए जो अपना बीमारी का भी ध्यान रखते हैं, खुद बीमार हो रहे हैं दूसरों का इलाज करेंगे, साइड में हो। ये जो अपने शरीर का भी ध्यान रखते हैं, जो स्वस्थ रहते हैं, बिल्कुल स्वस्थ आ जाओ यार, स्वस्थ लोगों के डॉक्टर बनाएंगे, बीमार वाले साइड में सारे के सारे। ये जो जरूरी काम होता है एक दिन के लिए तबीयत खराब होती है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना भाई इस बात का, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में।